हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस अंक में। 50 प्रश्नों का यह सीरीज लगातार आपके लिए बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर और किसी भी परीक्षा की तैयारी, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सभी में यह एकदम रामबाण का काम करेगा। जीएस का पेपर सभी टॉपिक से उठाए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम फ्रेंडली होते हैं। और सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। कुछ सेट से लिए जाते हैं, कुछ गाइड से लिए जाते हैं और बुक से उठाए जाते हैं। तो सारे अपने मन से सेट नहीं किए हुए हैं। क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल का बनाया जा रहा है आपके लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच। जो भी वीडियो आए उसको शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ कहता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे ये है त्वचा के चकत्ते, आँख आना या कंजक्टिविटिवाइटिस जिसको बोला जाता है, दस्त, डायरिया जिसको बोला जाता है, घरघराहट या व्हीजिंग जिसको बोला जाता है। तो ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसे अनुशंसा दिया जाता है दस्त पीड़ित लोगों के लिए। जो रोगी होता है डायरिया से पीड़ित या दस्त से पीड़ित, इसमें पानी की कमी हो जाती है, बार बार दस्त होने से पानी की कमी हो जाती है और पानी का जो कमी होता है शरीर में, उसके लिए ORS घोल दिया जाता है ताकि पानी मेंटेन रहे, ठीक है। अन्यथा फिर पानी चढ़ाना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा सलाह दिया जाता है ORS का, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा कहता है लॉन टेनिस खेल है एक, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये 4 शब्द में से आप देखेंगे कि 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं और 1 नहीं किए जाते हैं। तो स्मैश हो जाएगा, ये तो किया जाता है। ड्यूस भी लॉन टेनिस का शब्द है। स्कूप नहीं है, ठीक है, तो स्कूप ही इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर एस है, तो लॉन टेनिस में स्मैश, ड्यूस और एस का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है तीसरा, जमीन में खोदे गए गड्ढे, जमीन में जो गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, तो जिसमें सीढ़ियां हैं, जमीन जब खोदा गया तो उसमें सीढ़ियां हैं अंदर की तरह जाने के लिए, ठीक है। पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे उन्मुख, बुर्जहोम, हॉल, पायापल्ली। तो बुर्जहोम जो कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, से संबंधित ये स्थल है, बुर्जहोम है। और बुर्जहोम में जो गड्ढा खोदा गया है उसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, तो ये खोदा गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो इसका सही जवाब चौथा देखेंगे। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में जान नहीं है, बस सिर्फ भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन, भूमि की कमी, अनुपजाऊ भूमि। विरासत का अधिकार, विरासत का अधिकार कहने का मतलब है कि एक वंश से दूसरा वंश, फिर तीसरा वंश, फिर चौथा वंश। मान के चलें कि यहाँ पे 4 कट्ठे का जमीन है या 4 एकड़ का जमीन है। जब अगला वंश होगा तो इसमें मान के चलिए विभाजन होगा तो ये 2-2 एकड़ का हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 3 विभाजन हो जाए या फिर इसका 2 विभाजन, इसका 2 विभाजन हो जाए, तो 1-1-1-1 में बंट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि विरासत का जो अधिकार है ये भूमि के विभाजन से संबंधित है, ना कि भूमि की कमी, अनुपजाऊ भूमि, भूमि प्रदूषण। तो इसका बीच सही जवाब होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे पहले ओवरऑल भारत की हम लोग देखेंगे। भारत का जो लिंगानुपात है, सबसे पहले ये जानने वाली चीजें हैं, आपको जाननी चाहिए, खास करके आपको ये चीजें जरूर पढ़नी है। 2011 का जनगणना, 2011 के जनगणना से ढेर सारे प्रश्न आपको आएंगे। तो भारत का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपाती नहीं, लिंगानुपात इसको कह सकते हैं, लिंगानुपात, ठीक है। तो ये कितना है? 943 है, भारत का हम बता रहे हैं, ठीक है। और सबसे अधिक किस राज्य का है? सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करें, लिंगानुपात की सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है? ये है केरल में। कहाँ है? केरल में, जहां 1084 है, ठीक है। बहुत अच्छी स्थिति में है केरल।
सबसे अधिक है केरल में 1084 स्थिति में, जबकि अगर हम सबसे कम राज्य की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, सबसे कम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में है। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये लगभग 879 की संख्या में है जो कि सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है हरियाणा में, सबसे अधिक केरल में 1084 है। भारत का लिंगानुपात ओवरऑल 943 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है तो दमन द्वीप का है, लगभग 686 के आसपास है, ठीक है। तो बहुत कम है यहाँ पे। क्वेश्चन से आगे देखेंगे। छठा कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, 1933, 35, 31 और 1929। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में जानने से पहले एक चीज जान लें, 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था इसको आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, जो कि लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे, इसे भी आप नोट कर ले, तीनों के तीनों लंदन में हुए थे, ठीक है। पहला जो हुआ था ये 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा की बात कर लें तो 1931 ईस्वी में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात कर लें तो 1932 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में हुआ था। और देखिए गोलमेज सम्मेलन से भी संबंधित 2-4 प्रश्न हैं जो कि आते हैं। जैसे इसमें ये पूछेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अगर हम बात कर लें, भाग लेने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ 1931 की, तो इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से। ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने 1931 में भाग लिया था। और ये जो आप गांधी इरविन समझौते की बात कर रहे हैं तो गांधी इरविन समझौता ही हुआ था इसीलिए, और इसी के तहत महात्मा गांधी ने कांग्रेस के तरफ से 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। 1932 ईस्वी में एक और चीजें आपको याद रखनी होगी, यहाँ पे पूना पैक्ट भी हुआ था। पूना पैक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको नोट कर लेने हैं, याद रखने। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसे आप नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। 1932 का पूना पैक्ट था। 1931 में महात्मा गांधी कांग्रेस के तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। 1930 ईस्वी में भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर नेता थे। तो ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये बराबर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और ये जो 1931 का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी राजी हुए थे, किस समझौते के तहत, गांधी इरविन समझौते के तहत, और यह हुआ था 1931 ईस्वी में। तो बहुत आसान है, अगर सारे तथ्यों को अगर आप समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्न आ जाएंगे तो आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं। अब 7वां नंबर देखेंगे। निम्नलिखित यूनानी शासकों में किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था ये बताना है। अमीनटास तृतीय है, फिलिप द्वितीय है, सेल्यूकस निकेटर है, अमीनटास द्वितीय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज जो था ये दरबार में रहा था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। और मेगास्थनीज का कल या परसों वाले वीडियो में हमने बताया था कि इसकी एक रचना है इंडिका, इसे भी आपको याद रखने हैं। इसकी एक रचना है इंडिका, और इंडिका में पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन मिलेगा आपको, ठीक है। कहाँ, इंडिका में। और इंडिका की रचना किसने किया है, मेगास्थनीज ने किया है। तो इन सारे तथ्यों को आपको कलेक्ट करने हैं और नोट करते चले जाने हैं, ठीक है। ये नोट बनाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस अम्ल की चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि चींटी में कौन सा अम्ल होता है जो कि वो इंजेक्ट करते समय वो डाल देता है, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है। साइट्रिक अम्ल है, स्कॉर्बिक है, टार्ट्रिक है, फॉर्मिक अम्ल है। तो चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल होता है, उसके डंक में पाया जाता है।
ठीक है, और जब भी वह त्वचा में इंजेक्ट करता है तो ये डाल देता है। 9वां नंबर 13वीं और 14वीं शताब्दी, यानी कि 1300वीं और 1400वीं, यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? कौन सी जनजाति था ये बताना है। ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दी पंजाब में कौन सी जनजाति का? तो खोखर है, गक्खर है, जंदुआ है, लंगा है। तो खोखर इसका सही जवाब हो जाएगा। और खोखर का ही एक मुखिया था, खोखर का ही एक मुखिया था जो कमाल खान करके गक्खर था, कमाल खान गक्खर था जो मुखिया था, किसका? खोखर का ही था। और अकबर ने मनसबदारी इसे सौंपा था गक्खर को। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं इस चीज को। आगे देखेंगे क्वेश्चन 10वां, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी यानी कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। याद रखना इस चीज को, 6ठी शताब्दी यानी कि 540 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा में। ठीक है, तो बिहार में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तो 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर थे ये महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, तो ये बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वैशाली में इनका जन्म हुआ था। बिहार के वैशाली में जन्म हुआ था, खास करके कुंड ग्राम एक जगह है वहीं। ठीक है, कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कि वैशाली में पड़ता है, बिहार में है। और ये 24वें तीर्थंकर थे। हर एक पॉइंट पे आपको नोट करने हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, 24वां एक पॉइंट है, अंतिम तीर्थंकर ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो एक एक चीजों को नोट करने हैं आपको अलग अलग तरीके से, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो 540 इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, मृत्यु की अगर हम बात कर लें तो मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी ये भी बिहार में है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, नालंदा जिले में है। तो नालंदा कहाँ है? बिहार में है, पावापुरी में। आगे देखेंगे, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी एक त्योहार है जो कि प्रतिवर्ष महीने में मनाया जाता है, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 ऑप्शन हैं आपके। तो लोहड़ी जो मनाया जाता है, पर्व जो मनाया जाता है, ये जनवरी में मनाया जाता है, ये तो कंफर्म है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले, मकर संक्रांति जो मनाया जाता है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो लोहड़ी जो होता है वो एक दिन पहले मनाया जाता है, एक दिन पहले, यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को मनाया जाता है पंजाब में। ठीक है, तो जनवरी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? सिरा विन्यास, सिराए, स्त्री केसर या फिर मध्य सिरा। तो देखिए, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सारे जो होते हैं वो फूल का भाग होते हैं। तो स्त्री केसर इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 13, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो इसका जवाब बता देंगे। शेल्टर बेल्ट है, इंटरक्रॉपिंग भी है, इंटरक्रॉपिंग फसल चक्रण जिसको हम लोग कहते हैं, रॉक डैम भी है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग इसका सही जवाब नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है अत्यधिक चराई। चराई मतलब समझते हैं ना, तो अत्यधिक चराई, ओवर ग्रेजिंग मतलब हुआ। तो ये मृदा संरक्षण की विधि में नहीं आता है। आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? गर्भपात के अपराध करने से संबंधित है। धारा 314, धारा 313, धारा 315, धारा 312। यहां पे ध्यान समझने वाली बात है, ध्यान से, कि ये भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो कि महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो ये धारा 313 है, धारा 313 याद रखना है, धारा 313। अब देखिए 15 नंबर देखेंगे, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? माही है, ताप्ती है, करजन है, नर्मदा है। तो उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी, और खास करके ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में ये जो उकाई बांध परियोजना है बनाया गया है गुजरात के द्वारा, गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चंस देखेंगे 16 नंबर, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वो कहां की रहने वाली थी? असम की, सिक्किम की, मिजोरम की, नागालैंड की। 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है। कनकलता बरुआ एक किशोर क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। दोस्तों शेयर जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलें।
चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये असम की थी, कनकलता बरुआ। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था और ये 1942 का जो आप लोग जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो छिड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी ये, यानी कि मात्र क्या कह सकते हैं 18 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी और इन्हें गोली मार दिया गया था, गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। तो ये कनकलता बरुआ थी जो किशोर थी, मात्र 18 वर्ष की थी और 1924 में इसका जन्म हुआ था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उन्हीं में ये शहीद हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है 17, एक आवेशित पिंड किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में कौन सा बल कहा जाता है? समझ गए होंगे आप लोग। पेशीय बल, अभिकेंद्रीय बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर अपकेंद्रीय बल। तो ये इसका सही जवाब स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लैब्राडोर और भूमध्य सागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, प्रशांत और अटलांटिक महासागर। इसका सही जवाब अटलांटिक महासागर हो जाएगा। लैब्राडोर इसी का हिस्सा है, भूमध्य सागर भी इसी का हिस्सा है, सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा है ये, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा है ये। ठीक है, याद रखना, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जबकि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर की श्रेणी में आता है। 19 देखेंगे, मुगल सम्राज्ञी जिसे नूरजहां कहते हैं, जहांगीर की पत्नी थी, उनके पिता की याद में बनवाया गया जो एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है वो कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, ग्वालियर में या फिर लखनऊ में? तो ये जो एतमादुद्दौला का मकबरा है ये आगरा में स्थित है और सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा का जो इस्तेमाल किया गया है, पिट्रा ड्यूरा का कलाकृति कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले इसी में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेने हैं। फिर पिट्रा ड्यूरा का निर्माण किसमें हुआ था? मयूर सिंहासन में भी हुआ था। 20वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? खिलाफत आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। देखिए, खिलाफत आंदोलन की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बंगभंग आंदोलन भी इसे कहा जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ ये हुआ था और खिलाफत आंदोलन तुर्की से संबंधित है जो तो आप लोग जानते ही होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। उसी तरह असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1922 में ये समाप्त कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था, इसमें आपको पता है कि दांडी यात्रा हुआ था। ठीक है, साबरमती से 12 मार्च को पैदल चले थे और दांडी तक पहुंचे थे 6 अप्रैल। तो लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के साथ में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही वो आंदोलन था जो दांडी यात्रा था, उसमें महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी सर्वाधिक मात्रा में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है, मिट्टी का सबसे ऊपरी परत तो आप लोग जानते ही हैं। अब निचली परत को समझें, जनक शैल, नींव शैल, आधार शैल, तल शैल। तो इसको आधार शैल के नाम से जाना जाता है। निचली परत यहां पे पूछा जा रहा है मिट्टी का। क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है, ध्यान देना है। आरबीआई देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। चलिए, ये सही है आपका। आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई बैंकर का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, देखिए यही ये गलत हो गया है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। आरबीआई के बारे में ये सही नहीं है, ये गलत है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। आरबीआई की स्थापना की बात कर ले तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है या फिर सोडियम नाइट्रेट है? यहां पे पूछा जा रहा है नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। ठीक है,
नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। चलिए क्वेश्चन कहता है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। किसके निकट ये महासागरीय धारा गर्म जो होता है वो उत्पन्न होता है? कर्क रेखा, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा या फिर आर्कटिक। तो ये भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नजदीक या उत्पन्न होता है और धीरे धीरे किधर जाता है? ध्रुवों की ओर जाता है। जाते जाते यह ठंडा हो जाता है। 25 नंबर देखेंगे, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? यानी कि ध्वनि का चालन किस मात्रा में किस माध्यम में नहीं हो सकता ये बताना है। इस्पात में होगा, हवा में होगा, जल में होगा। निर्वात में संभव नहीं है क्योंकि ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है और निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। अब 26 नंबर देखेंगे, लैक्टोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, जहाज है, पनडुब्बी है, किस आधार पर डिजाइन किया गया है? ऑप्शन को सही से एकदम देख लें, एक एक ऑप्शन को आप देख लें और ऑप्शंस के अनुसार जैसे ही आप अगर दिमाग लगाएंगे तुरंत इसका आंसर बता देंगे। ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, उत्प्लावल के सिद्धांत, सापेक्षिक घनत्व। इसका सही क्या होना चाहिए? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसका सही जवाब हो जाएगा। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज, पनडुब्बी सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन कहता है दारासिको जो कि ये क्या था? शाहजहां का बड़ा पुत्र था। शाहजहां का बड़ा पुत्र था। दारासिको विद्वान भी था। ठीक है, विद्वान भी था। उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार का युद्ध किसके बीच में हुआ था ये बताना। सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया था। दारासिको हार गया था, 2-3 युद्ध हारा था। सामूगढ़ में भी वो हार गया था। किससे हारा था? औरंगजेब, मोहम्मद आजम, शेरशाह, बैरम खान। तो इसका सही जवाब औरंगजेब हो जाएगा। ये 1658 की बात है। 1658 ईस्वी में जो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, उत्तराधिकार का युद्ध इसे कहा जा सकता है। पहले से ही शाहजहां का बड़ा पुत्र को घोषित कर दिया गया था राजकुमार के रूप में, राजा के रूप में, लेकिन ये औरंगजेब को खल रहा था। ये बात पच नहीं रही थी, वो खुद राजा बनना चाहता था और इसके लिए सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी जिसमें उत्तराधिकार युद्ध उसको कह सकते हैं, जिसमें दारासिको मारा गया था, हार गया था। सॉरी, मारा नहीं गया था, हार गया था। तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब राजा बनता है और 1707 ईस्वी तक शासन करता है। ये भी आपको पता होगा। 1707 ईस्वी में मौत होती है, तब तक ये शासन करता है और सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभरता है मुगल काल का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देने हैं। आगे देखेंगे 28 नंबर सवाल कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया है? 5 सितंबर 13, 1 अप्रैल 2014, 1 फरवरी 2013, 1 फरवरी 2014। ऑप्शंस के अनुसार सही नहीं होगा। 5 सितंबर अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें तो ये हो सकता है, लेकिन अगर बात कर लें 6 जुलाई को ये लागू किया गया है। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि इसे विस्तार किया गया 5 सितंबर से ही 6 जुलाई को। ये मेनली रूप से अगर 6 जुलाई रहे तो आंसर उसको ही मारना है। 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमेशा करंट को जरूर इससे जोड़ के देखिएगा। ठीक है, जियो से संबंधित प्रश्न है, जियो तो है ही, इसको करंट से जोड़ के जरूर देखना है। अब तांबा अयस्क का पूछ रहा है तो राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर जस्ता का बात किया जाएगा तो राजस्थान होगा, कोयला का बात किया जाए तो झारखंड होगा। ठीक है, मैग्नीज हो गया, लौह अयस्क हो गया, तो ये सारा बॉक्साइट हो गया, तो ये उड़ीसा इसमें अव्वल है। तो ये सब चीज को आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन 30, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय आवास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक या भारतीय लघु उद्योग बैंक। एक बैंक होता है NHB जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक बोला जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक बोला जाता है, जो यह रेसिडेक्स सूचकांक जारी करता है, कीमत कह सकते हैं, ये जारी करता है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे 31 नंबर, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहां की गई थी? पंजाब में, केरल में, राजस्थान या फिर गुजरात? सही जवाब गुजरात हो जाएगा। दोस्तों जितना हो सके शेयर जरूर करें और आप जो देख रहे हैं वीडियो लगातार आ रहा है और यहाँ पे बिना बकवास किए हुए क्वेश्चंस को पढ़ाया जाता है, डिस्कशन किया जाता है आपके लिए।
और लगातार तैयारी की जा रही है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपको पढ़ने में कैसा लगा या फिर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा था। आप लोग बुक में भी तैयारी कर रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, उसका क्वेश्चंस और इससे क्वेश्चंस में कोई डिफर है या नहीं, या फिर क्या समानता है, ये भी आपको बताने हैं। कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार का है? डोरमेंट कहने का मतलब है सुषुप्त है। सुषुप्त है, सुषुप्त अवस्था में एक बार हुआ उद्गार, उसके बाद वो सुषुप्त अवस्था में और अचानक से उद्गार हो गया, तो उस अवस्था को डोरमेंट कहते हैं। तो माउंट इटना है, माउंट वेसुवियस है, कोटोपैक्सी है या फिर माउंट किलिमंजारो है। इसका सही जवाब आप देखेंगे तो माउंट वेसुवियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसे अंकटाड भी कहते हैं, UNCTAD अंकटाड भी बोला जाता है। पेरिस है, वियना है, जिनेवा या फिर ब्रुसेल्स है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD अंकटाड भी इसको बोला जाता है। तो ये जेनेवा में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन कहता है किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? जैक्सन की हत्या की गई थी कब? 1911, 1908, 1912, 1909 ईस्वी में। कब की गई थी? तो ये 1909 ईस्वी में की गई थी। ये जिला पदाधिकारी थे, जिला पदाधिकारी जैक्सन, जो कि 1919 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी एक भारतीय के द्वारा। चलिए 35 देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमन, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी। तो सबसे पहली अगर पूछा जा रहा है तो इंदिरा गांधी होगी, जो कि 1975 के आसपास, ठीक है, इंदिरा गांधी बनी थी। और स्वतंत्र प्रभार की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमन बनी है। ठीक है, ये रक्षा मंत्री की प्रभार संभाल चुकी है निर्मला सीतारमन, फिलहाल अभी वित्त मंत्री है। 36 देखेंगे, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 14 दिन। तो 15 दिनों में यह बैठक बुलाई जा सकती है मुखिया के द्वारा। तो इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत के प्रश्न पूछे जाएंगे। 37 बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मोहम्मद शफी, नारायण प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कृष्ण बल्लभ सहाय। तो स्वराज दल के जो यहाँ संस्थापक थे वो कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। और अध्यक्ष की बात की जाए तो ये नारायण प्रसाद थे। ठीक है, दोनों को आपको नोट कर लेने हैं। चलिए, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की है? इन ए फ्री स्टेट विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, BS नायपॉल, खुशवंत सिंह। BS नायपॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। इन ए फ्री स्टेट BS नायपॉल के द्वारा इसकी रचना की गई है। क्वेश्चंस देखेंगे 39 नंबर, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? पुणे है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, लखनऊ है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको इकट्ठे करने हैं, आपको पढ़ने हैं। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन अगला कहता है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? 92, 98, 95, 97। तो प्रथम बार पूछा जा रहा है तो 1995 होगा। बाद में चलकर इसको थोड़ा सा दायरा बढ़ाया गया, 2006 में पूर्ण रूप से यह अपने अस्तित्व में आ गया। लिपुलेख दर्रा पूछा जा रहा है, तो दर्रा से संबंधित जरूर याद रखें, दर्रा से क्वेश्चंस बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में दर्रा है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा, दर्रा मतलब जहां से रास्ता निकाला जा सके। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, तैलप द्वितीय। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है, तंजावुर में है। ये राज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, निर्माण किया था तंजावुर में। ये चोल वंश के हैं, चोल वंशीय हैं। ठीक है, चोल वंश के राजा हैं राजराज, और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। आगे देखेंगे कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? यहाँ कोपेनहेगन है, त्रिपोली है, अदन है, विशाखापट्टनम है। पोर्ट ऑफ कॉल उसे कहा जाता है जहां माल उतारे जा सकते हैं, माल लादे जा सकते हैं, प्लस अगर पेट्रोल खत्म है या फिर डालना है तो वो सारी चीजें, डीजल डालने हैं तो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होता है। तो पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब वही होता है। ठीक है, तो अदन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शंस के अनुसार अदन होगा, और भी ढेर सारे हैं लेकिन इस ऑप्शंस के अनुसार। भोजपुरी उपन्यास है एक, पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने की है? पूर्वी के धाह एक भोजपुरी रचना है, उपन्यास है। जौहर सफियावादी, रमेश चंद्र झा, विवेकी राय, बिंदा सिंह।
तो ये जौहर साफियाबादी हैं, जो कि पूर्वी के धा, जो कि भोजपुरी उपन्यास हैं, उसकी रचना किए हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 45, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में किस राज्य में उसी के नाम के स्थान पर रखा गया है? जोरवे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर कर्नाटक है? तो जोरवे संस्कृति का नाम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और उसी के नाम पर, उसी स्थान पर जोरवे का महाराष्ट्र किया गया है। 46 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? लूसोफोनिया खेल पुर्तगाल है, मकाऊ है, जर्मनी नहीं है, भारत है। तो जर्मनी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये खेलों का हिस्सा नहीं है। अब देखिए लूसोफोनिया क्या होता है? जहां पुर्तगालिक आधिकारिक भाषा के रूप में यूज किए जाते हैं, हालांकि भारत भी तो नहीं होंगे यहाँ पे। तो लूसोफोनिया ऐसा खेल है जहां पुर्तगाली जो भाषा है वो आधिकारिक रूप में कम से कम बोली जाती हो। तो भारत में हो सकता है, गोवा में हो, इसलिए इसे ऑप्शंस में दे दिया गया है। जर्मनी में ऐसा नहीं है, बाकी पुर्तगाल है, मकाऊ है। तो खेल का हिस्सा कौन होगा? जो आधिकारिक भाषा वहां कम से कम बोला जाता हो। आगे देखेंगे 47, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक के रूप में लिया जाता है। निर्यात, बिजली बिल, केमिकल का इस्तेमाल, सड़क निर्माण। तो राष्ट्रीय आय का गणना किया जा रहा है भाई, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो निर्यात आयात तो जरूरी है। 48 देखेंगे, 48 क्या कहता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की बात करता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, 367, 333। तो यह करता है अनुच्छेद 324। हालांकि ये 324 से 29 तक इसका वर्णन मिलेगा, ठीक है। 324 से 329 अनुच्छेद के बीच में चुनाव का वर्णन मिलता है, सारा प्रक्रिया उसमें निहित है। 49 में देखेंगे, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, एक किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है, ये बताना है। जागोई मणिपुरी है, सत्रिया है, ओडी है या फिर कथक है? तो इसका सही जवाब मणिपुरी होगा, ठीक है। जागोई जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य जागोई है, जो कि एक प्रमुख शैली है मणिपुरी का। आज का अंतिम सवाल देखेंगे 50वां, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र। प्रतिष्ठापन पत्र कहने का मतलब है कि एक याचना पत्र भी कह सकते हैं। मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इल्तुतमिश इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे 50 प्रश्न। कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्किप करके ना देखें। पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत जल्द सारे पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। काम किया जा रहा है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।